हेलो एवरीवन। तो हम लोग कल पढ़ रहे थे पॉलिटी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो हम लोग पॉलिटी में जो कल के बाद का जो नेक्स्ट पोर्शन आएगा वो हम आज शुरू कर रहे हैं अपने क्लास में, और एकदम बेसिक से शुरू करना है। मैं क्या कहना चाहता था, पॉलिटी लॉजिक पे बेस्ड है, इसलिए इसको साइंस भी बोलते हैं। इसमें वो वाली बात नहीं है कि आपको याद करना, ये लॉजिक पे बेस्ड है और उसी से सब कुछ चलेगा। तो कल हम देख रहे थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको ये भी बोला जाता है कि ये उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उधार का भी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारी चीजें हैं वो बोरोविंग की गई है, उधार ली गई है दूसरे देशों के से। ठीक है, तो कहां से क्या लिया गया है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में ये बात है कि हमारे यहाँ सबसे पहले संसदीय व्यवस्था, सबसे पहले संसदीय व्यवस्था थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। क्या है हमारे यहाँ पे? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब कानून संसद बनाती है। अब ये संसदीय व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, हमने पहले ही बोल दिया है कि हमारे यहाँ का जो संविधान है वो उधार का संविधान है। तो संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। इसमें होता क्या है, संसदीय व्यवस्था में कानून की जो शक्ति है सबसे ज्यादा वो संसद के पास होती है, मतलब पार्लियामेंट जो है इसके पास सुप्रीम पावर है। पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है, और ये किस पद्धति में है? ये संसदीय व्यवस्था में है। दूसरी बात भारत में जो है वह यह बताया गया है कि कानून का शासन होगा। किसका शासन होगा? कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। कानून के शासन को हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। अब ये कहां से लिया गया है? देख लीजिए, हर जगह कानून का शासन नहीं होता है। जैसे अभी चाइना में और रसिया में क्या है, चाइना में शी जिनपिंग जब तक जिंदा रहेंगे वही राष्ट्रपति रहेंगे, तो वहां उस व्यक्ति की मर्जी चलेगी, उसे जो मन होगा वो कानून बना सकता है। लेकिन हमारे भारत में अगर कोई कानून बनता है तो पहले लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद ही कानून बनेगा। तो ये कानून का शासन कहां से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया। ये कहां से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया। तो हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं किस किस देशों से ली गई है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसी तरीके से ये देख लीजिए, आप सबको पता ही होगा कि हर व्यक्ति को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कुछ क्या दिए गए हैं? कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो है, मूल अधिकार, वो क्या है? देख लीजिए, मूल अधिकार जो है वो क्या है? तो मूल अधिकार क्या है? संविधान में ऐसी प्रोविजन किया गया कि किसी कमजोर को, किसी गरीब को या किसी पिछड़े व्यक्ति को क्या हुआ, शोषण नहीं किया जा सके। गरीब हो गए, महिला हो गए, दलित हो गए, इन सब का शोषण नहीं किया जाए। तो ये कहां से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स? ये लिया गया है यूएसए से। कहां से लिया गया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फंडामेंटल राइट्स को शॉर्ट में एफआर बोलते हैं। ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसी तरीके से एक होता है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। हर एक आदमी का कुछ कर्तव्य होता है। जैसे स्टूडेंट का कर्तव्य है पढ़ना, ठीक है। ह्यूमन का कर्तव्य क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा करना। आज पर्यावरण पे दबाव बढ़ गया, उसी के कारण कोरोना जैसी महामारी भी फैल रही है।
तो फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है। याद करने का तरीका, अभी दुनिया का एक कंट्री है जो कि युद्ध में व्यस्त है, उस कंट्री का क्या नाम है? उस कंट्री का नाम है रसिया। तो फंडामेंटल ड्यूटी कहां से लिया गया है? ये रसिया से लिया गया है। तो ये सब हमारे संविधान में क्या है? नए नए तत्व हैं। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखिए हम क्या बात करते हैं। संविधान में, हमारे संविधान में जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, इसके बाद जुडिशियल रिव्यू की भी व्यवस्था है। ये क्या है? जुडिशियल रिव्यू, हिंदी में बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा। अब देखिए ये क्या होता है, पहले ये हम डिफाइन कर देते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, आदमी से न गलती कभी भी हो सकती है, कोई भी आदमी अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो अगर किसी जज ने, लेट सपोज कोई जज था, उससे उस वक्त या तो क्या था, या तो एविडेंस का अभाव था, या उसके आंखों में धूल झोंका गया, तो उसने क्या किया? उसने जस्टिस नहीं कर पाए, उनसे गलत फैसला हो गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है? इस फैसले को बदला भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है अपने पुराने जजमेंट को, अच्छी भाषा में, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं जजमेंट को चेंज भी कर सकती है। और जजमेंट को चेंज करने को भी बोलते हैं रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। तो अब क्वेश्चन आता है, न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा जो है ये लिया गया है यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। हम क्वेश्चन करेंगे और तब पता चलेगा जो आपको याद है कि नहीं है। तो न्यायिक समीक्षा हो गया। इसके बाद देखिए एक और चीज, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति जो है ना, उनको किस तरीके से निर्वाचन होता है उसकी प्रक्रिया है, और उसके बाद उनको हटाने की प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति को जो हटाया जो जाता है उसको बोलते हैं महाभियोग, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है महाभियोग, ये कहां से लिया गया है? ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आएगा, अभी तुरंत 2 मिनट में हम क्वेश्चन कर देते हैं। उसी तरीके से देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए संसद में 2 सदन होते हैं। संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक कौन सा सदन है? लोकसभा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अस्थायी सदन। दूसरा क्या है? राज्यसभा, जिसको क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन। लोकसभा क्या है? अस्थायी है, और राज्यसभा क्या है? अस्थायी है। तो इस 2 सदन को हम लोग बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। क्या बोलते हैं? द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब 2 सदन है। इंग्लिश में बोलते हैं बाइकेमरल लेजिस्लेशन। बाइकेमरल लेजिस्लेशन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बाइकेमरल लेजिस्लेशन। तो ध्यान दीजिएगा, बाइकेमरल लेजिस्लेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है इसमें, अभी मैं तुरंत आपको बताता हूं। देख लीजिए, जहां पर भी 2 सदन है, 2 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, और 1 को यूनी बोलते हैं। तो जहां पर भी एक सदन है, जहां पर भी संसद का एक सदन है, उसको बोलते हैं एक सदनीय व्यवस्था। एक सदनीय व्यवस्था। ठीक है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिकैमरल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिकैमरल। और जहां पर 2 सदन है उसको बोलते हैं द्विसदनीय व्यवस्था। इंग्लिश में बोलते हैं बाइकैमरल। तो अगर क्वेश्चन आएगा जो भारत के संविधान में जो है किस तरह की सदनीय व्यवस्था है, तो आंसर होगा द्विसदनीय व्यवस्था। और ये लिया कहां से गया है? द्विसदनीय व्यवस्था जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया।
तो देख लीजिए, हमने बताया है संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं। अस्थायी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 वर्ष के बाद लोकसभा विघटित हो जाती है, या बीच में भी प्रधानमंत्री जैसे ही इस्तीफा देंगे लोकसभा विघटित हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं अस्थायी। तो लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। लोकसभा को कौन विघटित कर सकता है? इसको विघटन कर सकता है केवल राष्ट्रपति, केवल इंडिया का प्रेसिडेंट ही लोकसभा को विघटित कर सकता है। प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा तो किसके पास देगा? प्रेसिडेंट के पास देगा। तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही लोकसभा को विघटित कर सकता है। और राज्यसभा जो है इसका विघटन नहीं होता है, राज्यसभा कभी भी डिजॉल्व नहीं होती है। राज्यसभा कैसी सदन है? अस्थायी सदन है। 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 मेंबर जो है वो बदल जाते हैं, इसलिए 6 वर्ष इसका कार्यकाल माना जाता है। तो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। 2 और टॉपिक करते हैं, इसके बाद हम आपका सीधे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इसके बाद देखिए, आपको पता होना चाहिए संविधान में हम लोग संशोधन कर सकते हैं। जैसे पहले इंडिया में, भारत में जो वोट देने की मिनिमम एज थी वो थी कितनी? 21 वर्ष थी। कितने वर्ष थी स्टूडेंट्स? 21 वर्ष थी। इसको अमेंडमेंट करके, संशोधन करके 18 वर्ष कर दिया गया। इसको संशोधन करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। तो भारत के संविधान में संशोधन की व्यवस्था है, मतलब अमेंडमेंट किया जा सकता है। भारत के संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है। और इस संशोधन की व्यवस्था को कहां से लिया गया है? इस संशोधन की व्यवस्था को जो है वो कहां से लिया गया है बताइए आप लोग? संविधान संशोधन की व्यवस्था जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जहां पर गांधी जी ने क्या किया था बताइए? गांधी जी ने सत्याग्रह का मॉडल साउथ अफ्रीका में ही स्टार्ट किया था। तो संविधान में बदलाव कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया। उसी तरीके से एक होता है इमरजेंसी, आपातकाल का प्रबंध। एक क्या होता है? आपातकाल, इमरजेंसी। वो कहां से लिया गया है बताइए? वो जर्मनी से लिया गया है। पहले थोड़ा बेसिक बता देते हैं, खाली क्वेश्चन करेंगे। अब आपातकाल में क्या होता है इस डायग्राम से समझिए। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, ये है स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्मल डेज में कुछ एक टर्म होते हैं जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों में क्या होता है? जुड़ाव होता है। नहीं तो स्टेट का अलग राइट है, सेंटर का अलग राइट है। लेकिन जब इमरजेंसी लग जाएगा तब राज्य पे पूरे तरीके से केंद्र का अधिकार हो जाता है। मतलब राज्य सरकार जो है वो केंद्र के अधीन आ जाएगी, वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाएगी। केंद्र सरकार जो है सो राज्य सरकार के अधिकारों में क्या कर सकती है? कटौती कर सकती है। और आप लोगों को एकदम याद होगा 1975 में 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था? इमरजेंसी लगाया था। इससे पहले भी इमरजेंसी लग चुका है, जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 में। तो इमरजेंसी की बात जो है ये कहां से लिया गया? ये जर्मनी से लिया गया। ठीक है। एक लास्ट जो है वो है डीपीएसपी। लास्ट जो है उसकी हम बात बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो अभी हमने कहां के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है ये टॉपिक देखा है। तो अब इस पे बेस्ड जो है सो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे पता चले कि हमने सही से पढ़ा है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट, शॉर्ट में FR, हिंदी में मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां के संविधान से लिया गया है?
कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन 1 है रसिया, रूस। ऑप्शन बी है ब्राजील। ऑप्शन सी है जर्मनी, ठीक है, और ऑप्शन डी है अमेरिका, यूएसए। क्या होगा इसका आंसर? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अभी अभी हमने देखा है मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल ड्यूटी, ये कहाँ से लिया गया है? इसमें मैं ऑप्शन नहीं देता हूं, बताइए फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये रूस से लिया गया है, ये रूस से लिया गया है। तो अगर एग्जाम में आंसर आता है तो ये रूस होगा। अब इसी में मैं बता देता हूं ये मौलिक अधिकार जो है ये संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अगर ऐसा आता है तो अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक। कहां से कहां तक? 12 से लेकर के 35 तक। याद करने का तरीका 4 आना, 8 आना, 12 आना। 16 आना मतलब होता है 100% और 75% भी अच्छा माना जाएगा। तो आर्टिकल कहां से कहां तक? 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहां दिया गया है? 12 से 35 दिया गया है। उसी तरीके से आगे हम क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से दिया गया है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान में कहां से है? राष्ट्रपति पर महाभियोग ये कहां से है? इसका आंसर है, इसका जो ऑप्शन है वो है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है अमेरिका। क्या होगा इसका आंसर बताइए? ब्रिटेन होगा क्या? ब्रिटेन में मार दे? ब्रिटेन ही होना चाहिए मुझे लगता है। नहीं, वो तो मैं आप लोगों को टेस्ट करने के लिए रहा था। ब्रिटेन नहीं होगा, ये अमेरिका होगा। ये जो महाभियोग है राष्ट्रपति पर, ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने पढ़ाया है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? द्विसदनीय व्यवस्था अभी अभी मैंने पढ़ाया है, बाइकेमरल लेजिस्लेशन, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका लगता है। क्या लगता है आपको बताइए? मैं कंफ्यूज भी कर सकता हूं। इसका आंसर हम डाल देते हैं यूएसए, दूसरा डालते हैं ब्रिटेन, तीसरा डाल देते हैं जर्मनी, चौथा डालते हैं क्या? जापान। तो कहां से लिया गया है द्विसदनीय व्यवस्था? इसका आंसर होगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन में 2 सदन है भारत की तरह। तो ये क्वेश्चन थे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में क्वेश्चन था। अब थोड़ा और फैक्ट देखते हैं और एकदम आसानी से पढ़ना है बिना किसी टेंशन के। पॉलिटी आसान है, पॉलिटी इतना आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में देखते हैं। कितना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में? हम लोग तो आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें जो टाइम लगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। भारत के संविधान निर्माण में यही टाइम लगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, आगे देखिए। एकदम आसान है पॉलिटी को एकदम सही देखना है। संविधान में जो मूल संविधान है, मूल संविधान जो है उसमें 395 आर्टिकल थे। उसमें कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। और अनुसूची कितनी थी? शेड्यूल बोलते हैं अनुसूची को, शेड्यूल जिसको लोग बोल देते हैं। शेड्यूल कितने थे? 8 अनुसूची थी।
ठीक है। और भाग कितने थे? 22 भाग थे। अब देखिए, अब 450 से ज्यादा आर्टिकल हैं, ठीक है। अनुसूची 12 अनुसूची है। अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। तो इसमें बढ़ाई गई चीजों को बदला गया, नए नए चीजों को जोड़ा गया। तो किन चीजों को जोड़ा गया, उसमें क्या है, इन सब के बारे में जो है सो हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक हेडिंग डालिए जिसमें होता है, इस हेडिंग में हम पहले देखते हैं कि संविधान के जो भाग जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो कि याद होने ही चाहिए। तो पहला होगा भाग 1। भाग क्या होगा? 1। भाग 1 में क्या है? भारत के संघ और राज्य क्षेत्र, जिसमें कि आएगा आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। अब ध्यान दीजिएगा, संघ और राज्य क्षेत्र में क्या होंगे? वही जो 28 स्टेट्स हैं और जो 8 यूनियन टेरिटरी है। कितना भारत का एरिया होगा, कौन से नए राज्य बनेंगे, ये सब किसमें है? भाग 1 में है। और किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक में है, ठीक है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में जो है वो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। किसका है? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। भाग 2 में किसका कॉन्सेप्ट है? सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। वो किसमें है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार किसमें है? 12 से लेकर 35 तक में है। तो वो किसमें होगा? भाग 3 में होगा। भाग 2 में नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, मतलब भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, यहाँ नागरिकता का क्या कॉन्सेप्ट है। तो नागरिकता की जब बात हो गई है तो पहले हम भाग 1 के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर नागरिकता के बारे में करेंगे। देखिए, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 बोलता है जो भारत जो है ना, भारत एक विभाजी राज्यों का अविभाजी संघ है। विभाजी राज्य मतलब क्या होगा? डिविजिबल स्टेट। और अविभाजी मतलब क्या होगा? अनडिविजिबल यूनियन। अब ध्यान दीजिए, आर्टिकल 1 बहुत बड़ी बात कहता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? बहुत बड़ी बात कहता है। वो यह कहता है कि विभाजी राज्यों मतलब राज्य का विभाजन हो सकता है। जो लोग नए हैं उनको पता होगा कि बिहार से ही विभाजित होकर क्या बना है? झारखंड बना है। बिहार से क्या बना है? झारखंड बना है ना। धोनी पहले किससे खेलते थे? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से, फिर किसमें गए? झारखंड में बने। तो 1 से 2 राज्य बनता है। उत्तर प्रदेश से क्या बना है? उत्तराखंड बना है ना। मध्य प्रदेश से क्या बना है? छत्तीसगढ़ बना है। अभी अभी नया स्टेट एक तेलंगाना बना है। तो स्टेट को क्या किया जा सकता है? स्टेट को डिवीजन किया जा सकता है। जैसे समझिए, ये पूरा एक स्टेट था, ये पूरा एक स्टेट था, ठीक है। अब ये हो गया बिहार फर्स्ट वाला, सेकंड वाला हो गया झारखंड। ध्यान दीजिएगा, कल हो करके ना एक तीसरा स्टेट भी बन सकता है। हाँ, आर्टिकल 1 वही बोलता है कि स्टेट का डिवाइड किया जा सकता है। अभी जो आप स्टेट देख रहे हैं, ऐसा स्टेट 1950 में नहीं था। आपको आश्चर्य होगा, अजमेर भी एक राज्य था। अजमेर जो कि राजस्थान में है, अजमेर भी राज्य था। राजस्थान भी एक राज्य हो जा रहा है। मैसूर भी राज्य है जो कि कर्नाटक में है। कर्नाटक भी है। तो राज्य आपस में अलग हुए। पंजाब से अलग होकर के हरियाणा एक राज्य बना। पंजाब से अलग होकर हरियाणा एक राज्य बना। किस बेसिस पे बना? हरियाणा के लोग हिंदी बोलते हैं और पंजाब के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? ये पंजाबी बोलते हैं।
तो राज्य का विभाजन किया जा सकता है। इसी पे एक क्वेश्चन आता है, भाषा के आधार पे बनने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था? भाषा के आधार पे प्रथम राज्य कौन बना? प्रथम राज्य कौन बना? इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य था। तो भारत में जो राज्य बना, पहला राज्य भाषा के आधार पे, वो कौन बना? आंध्र प्रदेश बना। इसके बाद तो बहुत राज्य बन गए। पंजाब से देख ही रहे हो, हरियाणा बन गया। पंजाब में पंजाबी बोलते हैं और हरियाणा में हिंदी लोग बोलते हैं। तो भाषा के आधार पे राज्य बन रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 बोलता है कि स्टेट का डिवीजन किया जा सकता है, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये देशद्रोह में आएगा। कश्मीर 2 भाग में बंट सकता है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लेकिन कश्मीर बाहर से नहीं, कश्मीर जो है वो भारत से बाहर नहीं जा सकता है। कश्मीर इंडिया से बाहर नहीं जा सकता है। ये क्या होगा? ये आर्टिकल 1 का क्या होगा? विरोध होगा अगर कश्मीर भारत से बाहर जाता है। बिहार से झारखंड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झारखंड कुछ भी हो इंडिया का ही पार्ट रहेगा। झारखंड कुछ भी हो इंडिया का ही पार्ट रहेगा। तो वही बोल देता है अनडिविजिबल यूनियन, मतलब केंद्र को, संघ को आप विभाजित नहीं कर सकते हो। हम सब इंडियन हैं और अपनी जमीन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे, उसको टुकड़े होने नहीं देंगे। भारत के अगर कोई टुकड़े करना चाहता है तो उस पर क्या होगा? सेडिशन चार्ज लगेगा, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। क्या चलेगा? देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, ठीक है ना, देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। तो ये हमारा आर्टिकल 1 था, ठीक है। अब देखिए, अब जो है हम देखते हैं भाग 2। भाग 2 में जो है नागरिकता का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है, सिटीजनशिप का प्रावधान है। और किसमें वर्णन किया गया है? आर्टिकल 5 से लेकर के 11 में। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि सिटीजनशिप इंडिया में किस तरीके की है, तो भारत में जो है ना सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, हिंदी में बोलते हैं एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है? एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। और ये कहां से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 1, भारत में किस तरीके की नागरिकता है? सिंगल सिटीजनशिप है। और कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब आपके मन में होगा, क्या डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है क्या? बिल्कुल है। इंडिया में नहीं है लेकिन दुनिया में है। देखिए क्या होता है, ध्यान देना, हम सभी जो हैं इंडियन सिटीजन हैं। हम सब कौन से सिटीजन हैं? भारतीय नागरिक हैं। आप बिहार का डोमिसाइल हो सकता है, आपका बिहार का, यूपी का, एमपी का, इस सब का क्या हो जाएगा? डोमिसाइल हो सकता है। इस सब के आप अधिवासी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक आप किसके हैं? भारत के नागरिक हैं। कोई ये नहीं कहेगा मैं बिहार का नागरिक हूं। इंडिया में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहां देखिए, ये हो गया इंडिया और ये हो गया यूएसए, अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, यूएसए में जो है ना डुअल सिटीजनशिप है। क्या है? दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। अब कैसे? एक पर्सन है, ठीक है, उसका नाम है क्या? उसका नाम है जॉन। एक पर्सन है, जॉन है। वो पहला क्या है? यूएसए का सिटीजन है, ठीक है, एकल नागरिकता नहीं है वहां पे। दूसरा क्या है?
दूसरा जो है वो फ्लोरिडा में रहता है, दूसरा क्या है वो फ्लोरिडा में रहता है, तो वो क्या है फ्लोरिडा का भी सिटीजन है। आपको मैं बता दूं यूएसए में जो है ना सो 52 स्टेट हैं, 52 स्टेट्स हैं। तो अगर आप किसी एक स्टेट के हो तो उस स्टेट के भी नागरिक हो गए। जैसे कि अलग अलग स्टेट का मैं नाम बता देता हूं। जैसे देखिए, एक हो गया वॉशिंगटन, एक क्या हो गया वॉशिंगटन हो गया, ठीक है, फ्लोरिडा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, जॉर्जिया हो गया, ठीक है ना, फ्लोरिडा हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, जॉर्जिया हो गया, वॉशिंगटन डीसी हो गया, ठीक है, कैलिफोर्निया हो गया, पेंसिल्वेनिया हो गया। तो ये सब अलग अलग स्टेट्स हैं। इसी तरीके से कितने स्टेट हैं 52 स्टेट्स हैं। तो लेट सपोज एक लड़की है, उसका नाम है जेनिफर, उसका नाम क्या है जेनिफर, और वो कहाँ रहती है कैलिफोर्निया में रहती है। तो पहला तो वो कैलिफोर्निया की सिटीजन हो गई और दूसरा क्या हो गया अमेरिका की सिटीजनशिप हो गई। तो वहां पे क्या है डुअल सिटीजनशिप है। और अमेरिका में ही क्या है डुअल कोर्ट की भी व्यवस्था है, एक केंद्र का न्यायालय दूसरा राज्य का न्यायालय। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। हम सभी केवल भारत के नागरिक हैं। हम सभी क्या हैं, हम सभी भारत के नागरिक हैं। तो अगर आएगा एग्जाम में इंडिया में किस तरह की नागरिकता है, तो सिंगल सिटीजनशिप है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए, इनमें से किन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, पहला डाल देते हैं इंडिया भारत, दूसरा डाल देते हैं अमेरिका, तीसरा डाल देते हैं ब्रिटेन। ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, तो मतलब ऐसे लिखा हुआ। अब इसका जो है, इसका आंसर्स जो है क्या होगा, इसका आंसर एक ऑप्शन है ए एंड सी बोथ, दूसरा जो ऑप्शन है उसमें लिखा है ओनली बी, तीसरा है ओनली ए और चौथा है ओनली सी। बताइए क्या होगा, 2 मिनट में रुकता हूं, बताइए क्या होगा। सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहां पे है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान कहां पे है, अमेरिका में, भारत में और ब्रिटेन में। तो इसका आंसर होगा भारत और ब्रिटेन दोनों में, तो ए एंड सी बोथ। क्योंकि अमेरिका में क्या है, यूएसए में जो है डुअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, मतलब 2 तरीके की नागरिकता आपको मिलती है, एक स्टेट की और दूसरे किसकी, दूसरी राज्य की। तो उसके बारे में अभी हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप की बात थी। सिटीजनशिप पे एक और चीज बताते हैं, नागरिक को कुछ स्पेशल क्या मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो कि जो सिटीजन है उनको नहीं मिला। वो कौन कौन सा है, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 जो हैं केवल सिटीजन को ही मिले हैं। क्या है ये, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। ब्रीफ में बता देता हूं, यही 15, 16, 19, 29, 30। 15 में क्या है, 15 में है किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके बेसिस पे, जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें, आर्टिकल 15 में है। 16 में क्या है, एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक जॉब, सरकारी नौकरियों में क्या, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति, सरकारी
नौकरी या योजनाओं में नियुक्ति किसमें है? आर्टिकल 16 में है। मतलब जो इंडियन होंगे वही जो है सो सेलेक्टेड होंगे गवर्नमेंट जॉब्स में। ये किसमें है? आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 19 में क्या है बताइए तो? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब बोलने और लिखने की अभिव्यक्ति। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है? बोलने और लिखने की अभिव्यक्ति। मतलब आप जो है ना सो गवर्नमेंट का क्या कर सकते हैं? क्रिटिसाइज कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट का विरोध आप कर सकते हैं। कोई बोल सकता है कि सरकार की नीतियों से हम खुश नहीं हैं। दूसरा बात क्या हो सकता है? इंडिया में कहीं भी आप जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार में ही, आप जा कर के यूपी में ज़मीन खरीद करके वहाँ रहिए, आप दिल्ली में रहिए। मतलब क्या है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली, आप कहीं भी घूम सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली और सेटल हो सकते हैं। कहीं भी बसने की आज़ादी, भारत में कहीं भी बसने की आज़ादी। जब 370 खत्म हुआ तो बिहार के लोग क्या हैं? कश्मीर में जाके भी जमीन ले सकते हैं। बिहार के लोग दिल्ली में तो जाते ही थे, अब क्या है? कश्मीर में जाकर के भी जमीन ले सकते हैं, क्योंकि कहीं भी बसने की आज़ादी है। किसके तहत? अनुच्छेद 19 के तहत। उसी तरीके से शांतिप्रिय तरीके से आप सम्मेलन भी कर सकते हैं, पीसफुल तरीके से। पीसफुल तरीके से आप क्या कर सकते हैं? पीसफुल तरीके से आप जो है सो असेंबल भी हो सकते हैं। अब लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है। पहली बात, हड़ताल करने की आपको आज़ादी नहीं है, स्ट्राइक करने का जो है आपको राइट नहीं है। दूसरी बात, हथियार लेकर के आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, विद आर्म्स आप नहीं कर सकते हैं, हथियार से आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 में ही है कि आप किसी भी तरीके का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में आप शराब बेचना शुरू कर दिए, क्योंकि वो क्या है? वो आर्टिकल 47 के तहत इलीगल माना जाएगा। ड्रग्स या इस तरह की चीज़ें आप क्या कर सकते हैं? नहीं ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग अभी देख रहे थे जो सिटीजन को मिला है वो मिला है 15, 16, 19, 29 और 30। अब क्वेश्चन आता है 29-30 में क्या है? 29-30 में जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, माइनॉरिटी के लिए जो है वो एजुकेशन का राइट्स दिया गया है। एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स, मतलब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार किसको? अल्पसंख्यक वर्ग को, माइनॉरिटी को। और अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान में अल्पसंख्यक का वर्णन कहाँ है, तो वहीं ओनली इन आर्टिकल 29 एंड 30, अनुच्छेद 29-30 में ही जो है सो केवल माइनॉरिटी के बारे में बात की गई है, अल्पसंख्यक के बारे में बात की गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं। 450 आर्टिकल हैं, उनमें से कहीं पर भी जो है सो माइनॉरिटी की बात नहीं की गई है। केवल कहाँ पे की गई है? 29 और 30 में किया गया है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं बिना पढ़ाए हुए, पहले आप करो फिर मैं उसका आंसर देता हूं। संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित, मतलब डिफाइन किया गया है।
क्वेश्चन है, पहले सुनो पूरा। संविधान में माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है। पहला है स्टेटमेंट इज ट्रू, कथन सत्य है। दूसरा है स्टेटमेंट इज फॉल्स, कथन असत्य है। तीसरा है कैन नॉट से, कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। चौथा है नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका बताइए? अल्पसंख्यक को डिफाइन किया गया है, नहीं 29-30 में डिफाइन किया गया है, बताइए। मैं अभी सही नहीं बताऊंगा, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, क्या पता आप मेरा सुन के आंसर दे दोगे। तो चलिए इसको मान लेते हैं, अल्पसंख्यक को डिफाइन किया गया, ठीक है ना। हाँ, कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है, यही है ना। आपने ये किया तो आपका -1 आ जाएगा, निगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। क्या हो जाएगा? -1 किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी जो है माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए स्टेटमेंट इज फॉल्स। कहीं भी संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, बस ये बोला गया है कि अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक के बारे में चर्चा की गई है, परिभाषित नहीं किया गया है, चर्चा की गई है। किसमें? आर्टिकल 29 में और आर्टिकल 30 में, ठीक है ना। और कहीं पर भी जो है वो बात नहीं किया गया किसकी? माइनॉरिटी की, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं पार्ट 3 भाग 3, जिसमें आता है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भाग 3 में क्या है? 12 से लेकर के 35 तक। और इसका क्या मुख्य बात है? इसमें मूल अधिकार दिया गया है। अब क्वेश्चन आ जा रहा है, संविधान में मूल अधिकार का वर्णन है, कहां पे वर्णन है? तो इसका आंसर होगा 12 से लेकर के 35 तक में। कहां से कहां तक? आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में, यहीं पे जो है फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। इसके बाहर कुछ भी है वो FR नहीं होगा। मतलब 12 से लेकर के 35 के आगे कोई भी है वो दूसरा राइट हो सकता है, लीगल राइट हो सकता है, मतलब कानूनी अधिकार हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं हो सकता। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये कौन सा अधिकार है? ये लीगल राइट है। संपत्ति का अधिकार जो है लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं? देखो कैसे होगा। सो संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार है। कहां पे इसका वर्णन है? 300A में है। कहां पे है? आर्टिकल 300 क में या 301 में है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले जो है अनुच्छेद 31 में आर्टिकल 31 में जो है राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति का अधिकार था। मतलब ये क्या था? ये मौलिक अधिकार था। लेकिन इसको जो है 1978 में अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया? अनुच्छेद 31 को कैंसिल कर दिया गया। मतलब अब अनुच्छेद 31 जो है वो अनुच्छेद 31 जो है वो अब फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया। अब ये कौन सा अधिकार है? अब ये कानूनी अधिकार है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अधिकार इनमें से कौन अधिकार है? क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार,
कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? ठीक है, एक हो जाएगा कानूनी अधिकार, दूसरा हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, कानूनी अधिकार हो जाएगा, मौलिक अधिकार हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये इसमें हो जाएगा संविधान में वर्णन नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। पहले था अनुच्छेद 31 में, लेकिन इसको अब क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसमें किस तरह की बात की गई है, उसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकार में जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सबसे पहले है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी, ये किसमें है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक में। समानता का अधिकार किसमें है? 14 से लेकर के 18 तक में। जो मौलिक अधिकार हैं उसके बारे में बात करते हैं, 6 तरह के। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है। वो किसमें है? 19 से लेकर के 22 तक में है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में है। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। डिटेल में हम पढ़ेंगे। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किस में है? 23 और 24 में है। मतलब अनुच्छेद 23 और 24 में कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो होगा वो होगा, क्या होगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेके 28 तक में। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर के 28 तक में। चौथा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, 3 तरह के हो गए। चौथा जो है, चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस में होगा? 25 से लेकर के 28 तक में। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। किसका अधिकार? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। ये किस में होगा? ये अनुच्छेद 29 और 30 में होगा। इसके बाद जो छठा था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में उसको कैंसिल कर दिया गया। अब केवल क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको संविधान की आत्मा भी बोलते हैं, वो किस में है? आर्टिकल 32 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस में है? आर्टिकल 32 में है। 31 कहाँ चला गया? 31 को कैंसिल कर दिया गया। तो यही 6 तरीके के जो है सो मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है ना? एग्जाम में अगर आएंगे कि संविधान में कितने
मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट हैं। पहला होगा 6, दूसरा होगा 5, तीसरा होगा 8 और चौथा होगा 10। तो इसका आंसर होगा 6 तरह के मौलिक अधिकार। कितने हैं? 6 तरीके की मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे, जबकि राइट टू प्रॉपर्टी को कैंसिल कर दिया गया। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार जो है सो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार आता है, जो कि हमें करना ही करना है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 में बताया गया है कि राइट टू इक्वालिटी, हर कोई एक समान है, राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में है 2 तरीके का है, समानता का अधिकार, इक्वालिटी 2 तरीके का है। एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून बनाने से पहले सबको इक्वल मानो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फलाना पर्सन एक क्राइम किया तो वो किसी एमएलए का भतीजा था तो उसको छोड़ दिया, नहीं, सब एक बराबर है। तो इक्वालिटी लाना है, हर कोई एक बराबर है, तो इक्वालिटी होगा किससे पहले? लॉ से पहले। दूसरा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अगर कोई कानून बनता है तो उससे हर किसी को जो है क्या होगा? मानना पड़ेगा, या हर किसी को क्या मिलेगी? उससे मदद मिलेगी। ये किस में है? ये आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 के बारे में हम बोल चुके थे कि क्या बोला गया है? कोई भी भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इस सब के बेसिस पे। तो इसमें अब जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 17, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लेना। इसमें क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की गई है, छुआछूत को समाप्त करने की बात की गई है, अनटचेबिलिटी को क्या किया जाएगा? अनटचेबिलिटी को एबॉलिश्ड किया जाएगा, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया जाएगा। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद जो है 17 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अगर क्वेश्चन आता है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 17 में है। ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल 18 जो है उसमें क्या है? उपाधियों का अंत, टाइटल को समाप्त किया गया है। अब टाइटल देखिए कैसा था? महारानी गायत्री देवी, महाराजा रंजीत सिंह, राय बहादुर, राजा राय बहादुर, राजा राय बहादुर। तो ये बोला गया है कि कानून के समक्ष हर कोई एक है, तो अब महारानी नहीं चलेगा, महारानी, महाराजा, ठीक है, राजा, ये सब नहीं चलेगा, केवल गायत्री देवी चलेगा, रंजीत सिंह चलेगा, राय बहादुर चलेगा। ये महाराजा महारानी का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, महाराजा कर्ण सिंह, महारानी, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है? भेदभाव है। किसी आदमी को स्पेशल लगता है कि हम खास हैं, हमारे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये ऐसा अब नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी बात ये की गई,
जो हमने अपने से अर्जित किया है, जैसे कोई मिलिट्री का टाइटल है, कोई कर्नल बना, कोलोनेल, कोई कर्नल बना, कोई कैप्टन बना, ये सब चल सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह चलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, शिक्षा अर्जित करके पाई है। कोई डॉक्टर बना, डॉक्टर अशोक गुप्ता चलेगा, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पाई। कोई इंजीनियर बना, इंजीनियर अहमद, ये भी चलेगा, क्योंकि इन्होंने क्या पाया है, इन्होंने जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपनी जनरेट की है। ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये सब चलेगा, मिलिट्री टाइटल या कोई जो इंपॉर्टेंट टाइटल है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, कैप्टन, कर्नल, ये सब चलेगा। लेकिन महाराजा महारानी ये सब नहीं चलेगा। ये किस में बताया गया है, ये आर्टिकल 18 में बताया गया। उसी तरीके से भारत रत्न किसी को दिया जाता है, ये सब चलेगा, इसको टाइटल नहीं माना जाता है। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, इस सब को टाइटल नहीं माना जाता। अब आता है आर्टिकल 19। इसी के तहत क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, प्रेस की भी स्वतंत्रता है। इसी के तहत किसकी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। विचार और अभिव्यक्ति की छूट है। प्रेस की स्वतंत्रता है, विचार और अभिव्यक्ति की छूट है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है, बताइए। ये जो है आर्टिकल 19 इसका आंसर होगा। और प्रत्यक्ष तरीके से है, डायरेक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है। क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में इनडायरेक्ट तरीके से वर्णन किया गया है। ठीक है। उसी तरीके से आर्टिकल 20 है, अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में ये है कि किसी भी पर्सन को क्या किया जाएगा, डबल जियोपार्डी की व्यवस्था नहीं है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। ऐसा नहीं, अगर किसी ने चोरी किया और उसे 6 महीने की जेल हुई, तो अब 6 महीने की जेल हो गई तो अब उसको रिलीज किया जाएगा। ये नहीं कि फिर से उसको पकड़ लिए, पिछली बार तुमने चोरी की थी, नहीं, जो चोरी की थी उसकी सजा उसे मिल गई। दूसरा क्या, अनुच्छेद 20 में अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं किया जाएगा कि वो खुद की नजरों में क्या हो, गिर जाए। तो स्वयं के विरुद्ध जो गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसमें है, अनुच्छेद 20 में है। तीसरा क्या है, वर्तमान में जो कानून है उसी कानून के तहत सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो कानून अंग्रेजों के समय चल रहा था उसके तहत सजा दी जाएगी। तो पहले का जो कानून है, जो पहले का पूर्व का कानून है वो मान्यता नहीं है, वर्तमान कानून के तहत ही उसको सजा दी जाएगी। ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चन जैसे करते हैं, किसी व्यक्ति को पूर्व कानून के बेसिस पर सजा नहीं दी जा सकती है। ठीक है।
किसी व्यक्ति को पूर्व कानून के बेसिस पर सजा नहीं दी जा सकती। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21। बताइए, किसी व्यक्ति को पूर्व कानून के बेसिस पे सजा नहीं दी जा सकती है, ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 20 में। ठीक है, अनुच्छेद 20 में है। जो वर्तमान में कानून है उसी के तहत सजा दी जाएगी। जैसे एक बात समझिए, लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने की बात की गई है। ठीक है, पहले कितनी थी? 18 वर्ष थी। तो किसी लड़की की शादी जो है लेट सपोज 19 वर्ष में हो गई, तो पहले के कानून के तहत तो सही है। ठीक है, तो अब उसको नहीं अरेस्ट किया जाएगा जो 21 वर्ष है और आपने क्या किया, पहले शादी कर ली। नहीं, क्योंकि उस वक्त 18 वर्ष ही था। तो जो हम प्रेजेंट में जिएंगे, ना तो पास्ट में जाएंगे और ना ही फ्यूचर में जाएंगे। जैसे बिहार में अल्कोहल को क्या किया गया, बैन किया गया। तो अभी कोई अगर शराब पिएगा तो उसे जेल होगी। ये नहीं बोलेगा कि किसी व्यक्ति ने 2012 में पिया तो उसे क्यों नहीं हुई, उस वक्त शराबबंदी नहीं थी। ठीक है, अब आइए आर्टिकल 21, ये क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जीवन जीने की स्वतंत्रता। जीवन जीने की स्वतंत्रता जिसमें है, इसमें आपको क्या है? इसमें आपको विदेश जाने का अधिकार है, स्वच्छ वायु का अधिकार है, स्वच्छ पेयजल का अधिकार है, सुरक्षा का भी अधिकार है। अगर कोई भूख से मरता है तो गवर्नमेंट के लिए ये क्या है? गलत बात होगी, क्योंकि इसमें क्या है? जीवन जीने के अधिकार जो है इसका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 21 में क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की भी बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 21 में। अब बात कर रहे हैं हम लोग कि क्या मरने का अधिकार मूल अधिकार FR है? बताइए, इसका आंसर हो हाँ, नहीं, पता नहीं और ये वर्णन नहीं किया गया। तो मरने का अधिकार जो है सो मूल अधिकार नहीं है, केवल जीने का ही अधिकार है। अगर कोई ये बोलता है कि मुझे मरने का अधिकार है तो ये क्या होगा? ये गलत होगा। जो बाद में आता है वो है आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है बताइए? अनुच्छेद 22 में क्या है, इसके बारे में बताइए थोड़ा एक्सप्लेन करके। अनुच्छेद 22 में यह है कि जैसे ही कोई पर्सन है, ठीक है ना, तो उसको अगर अरेस्ट किया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, किसी पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको अरेस्ट करने का रीजन बताना होगा, कारण बताना होगा, क्यों गिरफ्तार किया गया। बेवजह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, दंडाधिकारी के पास ले जाया जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर ही उसे कहाँ ले जाया जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा। मजिस्ट्रेट के पास अधिकार होगा कि वह चाहे तो उसको आगे के लिए पुलिस कस्टडी में ले या उसे रिलीज कर दे। तीसरा है, उसे अपना वकील रखने की
छूट होगी। अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार किया गया है तो वो अपना वकील हायर कर सकता है, ताकि वो क्या करे, खुद के अगेंस्ट में क्या कर सके, एक जो है अपनी बात रख सके। उसका वकील उसके साथ क्या करेगा, उसका साथ देगा। ये किस में दिया गया, अनुच्छेद 22 में दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 22 में एक है प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेन करना, जिसको बोलते हैं निवारक निरोध। अगर पुलिस को या सुरक्षा एजेंसी को यह लगता है कि कोई पर्सन आतंकी गतिविधियों में शामिल है, ठीक है, दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा जनता को क्या कर सकता है, जनता को जो है सो भड़का सकता है, शांति और अव्यवस्था फैला सकता है। तीसरा क्या है, देशद्रोह का कार्य कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत पुलिस 3 महीने तक डिटेन कर सकती है, 3 महीने तक डिटेन कर सकती है, ठीक है। इसमें अलग अलग लॉ थे। टाडा लॉ, जिसके तहत क्या था, संजय दत्त जी को जेल हुआ था टाडा अदालत के तहत, टाडा लॉ के तहत। तो इस 3 महीने तक डिटेन करने की बात किसमें है, ये अनुच्छेद 22 में है। ये है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है ना। 2 तरह के डिटेंशन होते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या हुआ, किसी को क्राइम करने से पहले ही गिरफ्तार करना, क्राइम करने से पूर्व गिरफ्तारी, सुरक्षा के दृष्टिकोण से। और वो जो मजिस्ट्रेट वाला पढ़े थे उसको हम बोलते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आर्टिकल 23 में क्या है, किसी को बेगारी नहीं करवाया जाएगा, किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा, बेगारी या बंधुआ मजदूरी नहीं करवाया जाएगा। किसमें है, आर्टिकल 23 में। किसी से काम करवाया जाता है तो उसको मजदूरी दी जाएगी। ये किसमें है, अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। उसी तरीके से क्या है, किसी को जो है स्लेव की तरह दास प्रथा का अंत किया गया है। दास प्रथा, देवदासी प्रथा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें नौकरानी समझा जाता था, इस सब का अंत किया गया। किसके तहत, अनुच्छेद 23 के तहत। अब आता है अनुच्छेद 24। इसमें क्या है, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है। किसको बैन किया गया है, चाइल्ड लेबर को। मतलब अब जो है सो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें जोखिम भरे कामों में नहीं रख सकते हैं जहां उनके जान को खतरा है। ये किसमें है, आर्टिकल 24 में। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हाँ, बेगारी प्रथा के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है। पहला है आर्टिकल 23, दूसरा है आर्टिकल 24, तीसरा है आर्टिकल 22 और चौथा है आर्टिकल 31। क्या होगा बताइए, बेगारी प्रथा के विरुद्ध अधिकार। इसका आंसर होगा आर्टिकल 23, क्योंकि 24 किस में है, 24 में जो है चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है। अब आता है एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कैसा अधिकार है, आर्टिकल 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में है, मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने अनुरूप कोई भी धर्म को मानने की आजादी है।
कोई व्यक्ति जो है अपने अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को मान सकता है, वो चाहे तो हिंदू रिलीजन की बातों को फॉलो करे, वो चाहे तो मुस्लिम रिलीजन की, चाहे तो सिख की, चाहे तो ईसाई की, मतलब किसी भी धर्म की प्रथा को वो मान सकता है। इसी के तहत यह बताया गया कि हिजाब जो है, हिजाब इस्लाम की मूल भावना नहीं है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने बताया। किसने बताया? कर्नाटक हाई कोर्ट ने बताया। मतलब जहां पर भी ड्रेस कोड है वहां आप हिजाब नहीं पहन सकते। ड्रेस कोड है वहां पे आप क्या कर सकते हैं? हिजाब नहीं अलाउ है, ये बताया है। ठीक है, लेकिन देखिए हिजाब के साथ साथ भगवा भी अलाउ नहीं है। अनुच्छेद 25 में भगवा भी अलाउ नहीं है। हाँ, केवल सिख के लोगों के लिए जो वो पगड़ी पहनते हैं, वो जो पगड़ी रखते हैं इतना बड़ा वाला, उस पगड़ी को जो है सो क्या किया गया है? अलाउ किया गया है। या फिर वो अपने पास एक रखते हैं, ठीक है ना, पगड़ी के बाद वो अपने पास एक रखते हैं खंजर या मयान रखते हैं, किरपान उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? किरपान बोलते हैं। पगड़ी और किरपान छोटी सी चाकू की तरह होती है, उसको जो है सो अलाउ किया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, तो अगर अब एग्जाम में आता है कि हिजाब को प्रतिबंधित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? हिजाब को विद्यालयों में, जहां पे ड्रेस कोड है, विद्यालयों में, या क्या मतलब जैसे कि ऑफिस है जहां पे ड्रेस कोड है, जहां पे ड्रेस कोड वाली बात है, एक ड्रेस पहनना है, ड्रेस वहां पे बैन किया गया है। बैंड किया गया किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 29-30 मैंने बताया है कि माइनॉरिटी का वर्णन 29-30 में किया गया है, और माइनॉरिटी दो तरीके के थे। आर्टिकल 29 और 30 में है, क्या है? माइनॉरिटी का जिक्र है, केवल 29 और 30 में है और कहीं पर भी नहीं। और माइनॉरिटी दो तरीके के हैं, एक होता है धार्मिक अल्पसंख्यक, रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, और दूसरा क्या होता है? भाषाई अल्पसंख्यक। रिलीजियस के बाद क्या हो जा? रिलीजियस हो गया। दूसरे बाद क्या होता? रिलीजियस के बाद लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक, मतलब भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक की बात की गई। ये सब किसमें है? अनुच्छेद 29 और 30 में। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 32। मतलब आर्टिकल 32 में जो है सो किस तरीके की बात की गई है। 31 को तो हटा दिया गया, इसको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचार। देखिए क्या है, ये है हमारा मूल अधिकार, इसको FR बोलते हैं। इसका क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है, मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो संविधान में लिखा हुआ है कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारे पास हाई कोर्ट जाने का भी राइट है, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट जो है ना वो मना भी कर सकता है, वो बोल सकता है कि हम बिजी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा। ये किस में लिखा गया है? ये अनुच्छेद 32 में लिया गया है। तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देखिए, कभी शादी में गए हैं तो शादी में जाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है? इनविटेशन कार्ड होता है, इन्वेलप होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? रिट्स के थ्रू जाएंगे। किसके तहत जाएंगे? रिट्स के तहत जाएंगे। ऐसे ही हाथ उठा के नहीं चले जाएंगे, रिट्स के तहत जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पे। हाई कोर्ट में जाते हैं अनुच्छेद 226 226।
अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है, उसके पास राइट से मना करेगा, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं करेगा। वो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण करेगा ही। किसके तहत? रिट्स के तहत करेगा। किसके तहत करेगा? रिट्स के तहत करेगा। तो अगर अब क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 226 के तहत कौन एफआर का संरक्षण कर सकता है? बताइए। एक हो गया हाई कोर्ट, बी हो गया सुप्रीम कोर्ट, सी हो गया लोअर कोर्ट और डी हो गया गवर्नर। बताइए। तो अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट ही मौलिक अधिकार का संरक्षण कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट किसके तहत कर सकता है? आर्टिकल 32 के तहत। लोअर कोर्ट को जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक्सप्लेन करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमारे मौलिक अधिकार थे। तो मौलिक अधिकार थे ही। मौलिक अधिकार में जो है सो अब हम जो इसके बाद आते हैं वो आता है एक डीपीएसपी आता है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। एफआर में हो गया मौलिक अधिकार। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार सिटीजन को दिया गया है, हम लोगों को दिया गया है। हम लोगों को कैसे बिहेव करना है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, ये सिटीजन को दिया गया है, ये हमें दिया गया है। और डीपीएसपी जो है ना ये गवर्नमेंट को, देखिए डीपीएसपी का नीति निर्देशक तत्व मतलब सरकार की नीति निर्माण में सहायता करेगी। ये सरकार को डायरेक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया। किसको दिया गया है? गवर्नमेंट को। ठीक है। अब इसका उल्लंघन होता है डीपीएसपी का तो न्यायालय उपचार नहीं कर सकती, मतलब जुडिशियरी में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। और इसका उल्लंघन होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं एफआर के उल्लंघन। तीसरा क्या है? ये वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, आदर्शवादी राज्य की कल्पना है। ये आदर्शवादी राज्य की कल्पना है। और ये क्या है बताइए? ये जो है ना सो नागरिकों को जो है ना संरक्षण करने की बात करती है एफआर। अब देखिए सरकार बदलती है, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी कोई और। तो गवर्नमेंट को क्या करना है ये डीपीएसपी में दिया गया है। किस में दिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। जैसे देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 39 में क्या है? फ्री एंड जो महिला हैं और बच्चे हैं उसको जो है निःशुल्क, वो अनिवार्य कानूनी क्या दिया जाएगा? सहायता दिया जाएगा। किसमें है? आर्टिकल 39 में। अब जानते हैं कि महिलाओं का बहुत वर्षों से शोषण हो रहा है। ठीक है, उनके पास राइट्स नहीं थे, उनके पैसे उनके पास नहीं होते थे, वो पति पर निर्भर रहती थी, तो बच्चे का भी शोषण होता था। तो ऐसे महिला और बच्चे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनके पास अगर पावर नहीं है तो कोर्ट उनको फ्री एंड कंपलसरी क्या देगा? लीगल सहायता देगा, उनके लिए वकील को हायर करेगा। ये किसमें है? आर्टिकल 39 में है। आर्टिकल 39 के ही सेक्शन में एक ये भी है, क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब स्त्री और पुरुष को समान वेतन देना। स्त्री और पुरुष को क्या है? समान वेतन देने की बात की गई, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई। किसमें है ये? अनुच्छेद 39 में। और ये सब क्या है? डीपीएसपी है। क्या है ये सब? डीपीएसपी है।
ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 40, इसमें क्या है, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। वही जो मुखिया जी हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ये किस में है, ये अनुच्छेद 40 में कहा गया है। जो ग्राम पंचायत का क्या किया जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। ये किस में कहा गया है, ये अनुच्छेद 40 में कहा गया है। इसी ग्राम पंचायत में क्या आते हैं, मुखिया, सरपंच, वार्ड, ये सब आते हैं किसमें, ग्राम पंचायत में। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 40 में बताया गया है। उसी तरीके से जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बता देते हैं। आर्टिकल 44 में क्या है, एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान सिविल संहिता। मतलब हमारे यहाँ पे क्या है, सिविल में दो तरह के आते हैं, एक आ जाता है हिंदू लॉ, दूसरा क्या आता है, दूसरा आ जाता है मुस्लिम लॉ। अब क्या होता है हिंदू लॉ में, किसी हिंदू की शादी होती है तो उससे जुड़ा हुआ मामला है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है तो हिंदू मैरिज में जो प्रॉपर्टी का एक्ट है वो होता है। और मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है वो उनके लिए विवाह से संबंधित कानून बनाएगा। तो सरकार बोल रही है ऐसा नहीं चलेगा, अब हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जो है एक कानून होगा। हिंदू के लिए और मुस्लिम के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, एक समान कानून बनाया जाएगा। अगर मुस्लिम भी हैं, जैसे ट्रिपल तलाक को बैन किया गया है, तो मुस्लिम भी हैं वो 3 तलाक नहीं ले सकते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम के लिए एक कानून किसमें कहा गया है, 44 में कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, एक देखिए, एक हम देते हैं 41, बी 42, सी 47 और डी 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, तो इसका आंसर होगा 44, अनुच्छेद 44। ठीक है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 47। कौन सा है, अनुच्छेद 47, 47। इसमें जो है वो बोला गया है कि सरकार जो है, सरकार स्वास्थ्य के लिए उपयोगी सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और इसी में है स्वास्थ्य को उत्तम करने का प्रावधान करेगा। जो मतलब भारत के नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य को उत्तम बनाने का प्रावधान करेगा, बेटर करने का प्रावधान करेगा। इसी के तहत क्या है, नशीली दवाइयों, ड्रग्स को क्या किया जाता है, बैन किया गया है। अगर कोई ड्रग्स लेता है तो उसे जेल हो सकती है और बेचने पर क्या हो जाएगी, कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा क्या किया गया है, अल्कोहल को भी बैन किया गया है बहुत राज्यों में। जैसे बिहार एक क्या है, अल्कोहल बैन किया गया है बिहार में। ठीक है। उसी तरीके से गुजरात में भी क्या है, अल्कोहल को बैन किया गया है। नशीली दवाइयों को, नशा को क्या किया गया है, प्रतिबंध किया गया है। किसके तहत, अनुच्छेद 47 के तहत। सरकार चाहे तो गुटखा भी बंद कर सकती है, किसके तहत, अनुच्छेद 47 के तहत। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि नशीली दवाओं को किस आर्टिकल के तहत प्रतिबंधित किया गया है, एक होगा 44, बी 47, सी 48 या डी 49। इसका आंसर होगा
अनुच्छेद 47। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट थे जो कि आएंगे। एक है फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। जैसे माता पिता के सामने हम लोग राइट्स की बात बोलते हैं, हमको ये राइट्स है, ये राइट्स, तो आपकी कुछ ड्यूटी भी है माता पिता की सेवा करना। तो उसी तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना। दूसरा क्या है? माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करना। राष्ट्र में शांति व सुव्यवस्था बनाना। भारतीय तिरंगे का, राष्ट्रगान का इत्यादि का सम्मान करना। भारतीय तिरंगे, झंडे, राष्ट्रगान इत्यादि का क्या करना? सम्मान करना। ये सब किसमें है? आर्टिकल 51A में है। किसमें है? अनुच्छेद 51A में है। अब क्वेश्चन आता है, मौलिक कर्तव्य को लास्ट है, किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? पहला है स्वर्ण सिंह समिति, बी है विजय केलकर समिति, सी है नरसिंहम समिति, या डी है केशवानंद भारती समिति। मौलिक कर्तव्य को किस समिति के सिफारिश पे लागू किया गया था? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है सो लागू किया गया था। और ये कहां से लिया गया है? ये रसिया से लिया गया है। तो आज हमने नागरिकता के संबंध में देखा, मौलिक अधिकार के संबंध में देखा और मौलिक कर्तव्य के संबंध में देखा। एक क्वेश्चन है हमारा कि आर्टिकल 6 में किस व्यवस्था का प्रावधान है? पहला है पाकिस्तान से भारत आने पे नागरिकता, दूसरा है बांग्लादेश के रोहिंग्या से संबंधित, सी है मौलिक अधिकार, या डी क्या है? डी है राज्य सरकार। लास्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 6 में किस व्यवस्था का प्रावधान है? तो आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से जो भारत आए थे उनकी नागरिकता के बारे में है। अब देखिए इसका थोड़ा समझ जाइए। इंडिया है और ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान था पहले, कुछ पार्ट को पाकिस्तान था, ठीक है। पहले तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट था नहीं, केवल क्या था? इंडिया था। तो अब देखिए जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग क्या हुए? इंडिया से पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब इंडिया से पाकिस्तान गए तो वहां पे हिंदुओं को या किसी विशेष धर्म के लोगों को मार करके भगाया गया, तो वो फिर भारत आए। तो पाकिस्तान से जो भारत आए उसके लिए ये बोला गया कि 19 जुलाई, ध्यान दीजिएगा ये डेट इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1948 तक जो लोग पाकिस्तान से भारत चले आए, आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 47 को, उनको डायरेक्ट भारत की नागरिकता मिल जाएगी। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए या 19 जुलाई 1948 को आए, उन्हें डायरेक्ट भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद जो आएंगे उन्हें 6 महीने तक हमारे यहाँ रहना पड़ेगा। हम ऑब्जर्व करेंगे उनका एक्शन कैसा है,
और 6 महीने रहने के बाद उनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पंजीकरण करवाना होगा, तभी हम उसको क्या कहेंगे, भारत की सिटीजनशिप देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भी आ गए पाकिस्तान से भारत, उनको डायरेक्ट नागरिकता मिल गई। लेकिन 19 जुलाई 1948 या उसके बाद पाकिस्तान से भारत आने पे 6 महीने पहले यहाँ रुकिए और रुकने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, तभी इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। तो ये किस में बताया गया है, ये आर्टिकल 6 में बताया गया है। ठीक है, तो हमने आज इतना देखा। ठीक है, हम कल मिलते हैं फिर से नए टॉपिक पे, क्वेश्चन करेंगे और हम उसको क्लास में ही